हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज हम पढ़ेंगे +2 के यूनिट 1 के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वीडियो में आज आप सबको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की किस ब्रांच से रिलेट करती है, कितने तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इनका ओरिजिन क्या होता है, कितने तरीक़ों से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। पूरी तरह अच्छे से इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के बारे में। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्पार्क और क्रैकलिंग साउंड के बारे में। अब स्पार्क और क्रैकलिंग साउंड कब प्रोड्यूस होता है? वुलन क्लॉथ्स या सिंथेटिक क्लॉथ, इन दोनों में से स्पार्क या क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ये क्यों होता है? जब सर्दियों में हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं और जब हम उन्हें उतारते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि क्या होता है, उनमें से स्पार्क या साउंड आता है, थोड़ा क्रैकलिंग साउंड। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज वो डिस्चार्ज होता है हमारी बॉडी से डिस्चार्ज कैसे होगा? क्योंकि वो हमारी बॉडी से रब करके उतरेगा। कोई भी हम स्वेटर वगैरह उतार रहे हैं तो ड्यू टू रबिंग जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू आवर बॉडी। इसी कारण क्या होता है, स्पार्क या फिर क्रैकलिंग साउंड हमें सुनाई देता है। सेकंड मेन बात ये आ गई कि 600 BC में एक ग्रीक फिलोसफर था थेल्स। उसने क्या ऑब्जर्व किया? एम्बर के बारे में। एम्बर के बारे में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम इसे रब करेंगे, रब विद वोल, तो उसने क्या देखा, इसमें क्या आ जाएंगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें ये प्रॉपर्टी आ जाएंगी कि ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। किन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके? लाइक स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, डस्ट पार्टिकल्स या फिर ड्राई लीव्स। इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि जब उसे वूल के साथ रब किया जाता है तो उसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी तरह और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक ग्लास रोड, जब उसे सिल्क के साथ रब करेंगे तो उसमें भी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक टेबल दे दूँगी जिसमें सब लिखा रहेगा कि किसको किसके साथ रब करेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि असल में ये होता क्या है। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है कि एट रेस्ट। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? जब चार्ज क्या होते हैं, एट रेस्ट पे होते हैं, उस फिज़िक्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करती है। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की वो ब्रांच जो चार्जेज एट रेस्ट के साथ डील करे, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम बात करते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। 2 काइंड्स ऑफ, इधर लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम पहले तो किसी को नहीं पता था कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। अब आप ये सोचिए कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि चार्ज कितनी तरह के होते हैं। उसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रोड ली, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया, रब किया। रब करने के बाद उसे एक स्टैंड पे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड सस्पेंड कर दिया। फिर एक दूसरी ग्लास रोड ली, उसे भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। फिर उसे उस वाली रोड को क्या किया, जो पहली रोड हमने सस्पेंड की थी उसके पास ले गए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो दोनों रोड एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं।
सिमिलरली हमने इबोनाइट रोड के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट किया। एक को हमने सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, सेकेंड इबोनाइट रोड भी लेके आए तो वो दोनों इबोनाइट रोड भी एक दूसरे को रिपेल करने लग गई। पर हमने जब ये देखा कि अगर एक ग्लास रोड है और दूसरी इबोनाइट रोड है, उन दोनों को पास में लेके गए तो वो दोनों क्या करी, अट्रैक्ट करने लग गई। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई चीज़ रिपेल कर रही है, फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारे पास ये आया कि अगर कोई चीज़ रिपेल कर रही है तो इसका मतलब उन दोनों में क्या है, सेम चार्ज है। और अगर कोई चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि उन दोनों में क्या आ रहे हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं। डिफरेंट चार्जेस होने के कारण ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रही हैं। ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट की बात, पर तब किसी को पता नहीं था कि ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है या इबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज है। बस सबने एक अंदाज़ा लगा लिया कि अगर रिपेल कर रहे हैं तो सेम चार्ज होगा। अब सेम ऑब्जेक्ट है, दोनों को इकट्ठा लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेम चार्ज ही दोनों पे आया होगा, इसी कारण वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पर उसी तरफ ग्लास रोड और इबोनाइट रोड दोनों को जब आपस में लेके आए तो क्या देखा, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स उन पे क्या है, डिफरेंट चार्ज है। अब नोट क्या है इसमें कि ग्लास रोड है, हमने देखा उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, पर वो क्या है, इंसुलेटर है ग्लास रोड, इसीलिए यहाँ पे अगर एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो एक ही एंड पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप दूसरे एंड पे चला जाएगा। हमें इंसुलेटर की प्रॉपर्टी पता ही है कि इंसुलेटर क्या करता है, वो चार्ज को मूव अपने अंदर नहीं होने देता, इसी कारण उसे इंसुलेटर कहते हैं। इसी कारण जो ग्लास रोड है इंसुलेटर है, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जा पाएगा। इसी कारण वही बात हो गई, सिल्क क्लॉथ से रब किया है तो उसका चार्ज क्या है, एक ही एंड पे रहेगा, दूसरे एंड पे नहीं जाएगा। ठीक है, पर इबोनाइट में ऐसा नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट एन इंसुलेटर, दैट्स वाई व्हेन वी रब इट विद फर, इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप भी हुआ है तो वो दूसरे एंड पे भी चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स which give rise to electric force between them is called electric charge। ये क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो जाती है, राइज हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब हम देखते हैं यह क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं। हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस इन पे एक्ट करती है। सबसे पहली फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मासिव पार्टिकल। हमें पता है ये मासिव पार्टिकल हैं। सो ये न्यूक्लियस से किस फोर्स के साथ बाउंड करेंगे, इनके मासिव होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पता ही है, अगर किसी भी बॉडी की मास है, मास होने के कारण वो डाउनवर्ड अपना वेट एक्ट करेगा। कोई भी बॉडी है उसका मास है, मास होने के कारण वो डाउनवर्ड क्या करेगा, अपना वेट एक्ट करेगा। वेट एक्ट करेगा तो उस पर क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। दैट्स वाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये भी क्या है, मासिव पार्टिकल है, इसीलिए इन पे भी क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। सेकेंड फोर्स कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन इज, ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ किस फोर्स से बाउंड करेंगे, एक और फोर्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। थर्ड कौन सी फोर्स आ गई, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस एटम पे लगती है। फोर्थ फोर्स कौन सी आ गई? अब हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, और इसके अंदर एक और फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इनवर्ड लगती है। इन दोनों की डायरेक्शन में ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर पाता है। इसी दोनों फोर्स के रिजल्टेंट के कारण ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कर्व्ड पाथ में घूम पाता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। फोर्थ फोर्स भी यही कहती है, फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट एन इलेक्ट्रॉन इन कर्व पाथ एंड डायरेक्शन इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हमने अभी देखा ही कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, इनवर्ड एक्ट कर रही है। इनवर्ड एक्ट करने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन है वो कर्व्ड पाथ में रोटेट कर पा रहा है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनवर्ड एक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक छोटी सी बात और भी है कि ये तो हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? ये क्या है, एक अपीयरेंट फोर्स है जो हमें लगता है कि सेंट्रीपिटल के इक्वल और ऑपोजिट एक्ट कर रही है। मूविंग इन कर्व पाथ एक्ट आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर। हम मान ले हमारे पास एक सर्कल है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी इनवर्ड एक्ट कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी सेंटर के क्या करेगी, आउटवर्ड एक्ट करती रहती है। वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज आया, पर आया तो आया कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आया है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आया है? तो इसके लिए डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में हमें पता है एक और एटम होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन से ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स क्या करते हैं, हेल्ड होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के साथ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है। अब हमें पता है एटम हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। इसी कारण जो न्यूक्लियस एटम होता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है। पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर तब आता है जब वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, रिमूव कर दे। और वो कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर कैसे सकता है, आपके मन में भी सवाल आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पर प्रैक्टिकली तो ये इम्पॉसिबल है, पर हम इलेक्ट्रॉन को अगर हम कुछ एनर्जी सप्लाई कर दें, उतनी एनर्जी जितनी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाए और बाहर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर निकल सकता है। अगर हम उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी ज़्यादा टाइटली बाउंड है। ठीक, तो फिर अब हम ये देखेंगे कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ में से किस में से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होगा? ग्लास रोड में से रिमूव होगा। क्योंकि ग्लास रोड में से रिमूव क्यों होगा? क्योंकि ग्लास रोड में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लेस टाइटली हेल्ड है। लेस टाइटली हेल्ड होने के कारण हमें इसमें एनर्जी भी कम देनी पड़ी। एनर्जी कम देनी पड़ी, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ईजिली रिमूव हो गए। ईजिली रिमूव हुए
अब न्यूट्रल रहना है तो इधर से रिमूव होके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इसके अंदर चले गए। अब इसमें से रिमूव हुए हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, और जिसमें गए हैं उसमें -2 चार्ज आएगा। अब हम देखें ये क्या है, +2 और ये क्या है, -2। अभी तो चार्ज न्यूट्रल ही है, ज़ीरो ही है, ये तो हो गई न्यूट्रलिटी की बात। पर दोनों का जो क्या है, मास तो चेंज होगा ही। चार्ज भले सेम है पर मास चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, मासिव पार्टिकल है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए हैं। चार्ज तो न्यूट्रल है पर जो मास है वो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा भी है। इसमें से इजली क्यों रिमूव कर जाएंगे, जब हम इसे रब करेंगे विद सिल्क क्लॉथ, क्योंकि इसमें क्या लगेगी, कम हीट लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए देन इन सिल्क क्लॉथ। कम हीट क्यों लगेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंड है इन ग्लास रोड देन इन सिल्क क्लॉथ। ये तो बात हो गई ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग कि अलग अलग तरीके से हम किसी में पॉजिटिव और किसी में नेगेटिव चार्ज कैसे ले आ सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड क्या आ जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इनमें से हम सबसे पहले देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है। अभी तक हम जो पीछे चार्जिंग कर रहे थे वो सब चार्जिंग किसके थ्रू हो रही थी, फ्रिक्शन के थ्रू हो रही थी। क्यों हो रही थी फ्रिक्शन के थ्रू, क्योंकि हम उसमें चार्ज प्रोड्यूस कर रहे थे बाय रबिंग। दो बॉडीज़ को रब करके उसमें से चार्ज प्रोड्यूस कर रहे थे, इसी कारण वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ। जैसे ग्लास रोड को हमने रब कर लिया सिल्क क्लॉथ के साथ, तो उसमें भी रब किया, ड्यू टू रबिंग चार्ज प्रोड्यूस हुआ। इसीलिए इस तरह के प्रोडक्शन ऑफ चार्ज को हम कहेंगे चार्ज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड कौन सा आ गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये कैसा होता है, व्हेन टू बॉडीज आर टेकन इन फिजिकल कॉन्टैक्ट देन द बॉडी गेट चार्ज। दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हम देख लेते हैं कि ये दोनों क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। इस पूरे सर्कल में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही भरे हुए हैं। पर हम एक अनचार्ज स्टैंड लेके आते हैं, कोई भी रोड लेके आते हैं जो चार्ज नहीं है, पर जब हम इसे इसके साथ कांटेक्ट में करेंगे तो हम देखेंगे कि चार्ज ना होने के बावजूद भी ये जो इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर डिवेल्प होने लग गया है तो वो डिवेल्प क्यों होगा, क्योंकि इसकी इस साइड सारे क्या इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज इसकी इस तरफ डिवेल्प हुए हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प होगा। अगर इसके इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो गए हैं तो उधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिवेल्प होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में है। पॉजिटिव चार्ज अगर डिवेल्प हो रहा है इधर तो वो उस दूसरे जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसे रिपेल कर देगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। और अगर नेगेटिव डिवेल्प हो रहा है तो वो दूसरे वाले जो पहले ही उसके अंदर नेगेटिव है उन्हें रिपेल कर देगा और पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह की चार्जिंग को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके थर्ड मेथड के बारे में देखते हैं जो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, दो बॉडी के बीच में चार्ज आएगा विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। चार्ज पैदा होगा पर कोई फिजिकल कांटेक्शन नहीं होगी, जैसे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में हुई थी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कोई भी हम ले लेते हैं, रोड पड़ी है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। उसमें क्या हुआ, हम एक पॉजिटिव रोड को इसके पास लेके आएंगे। पॉजिटिव रोड को जब इसके पास लेके आएंगे तो इसके इस एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस वाले चीज़ में
पूरा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थिंग कर देंगे, ताकि ये पूरा जो चार्ज है वो कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए। अर्थ में चला जाएगा जब पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये अर्थिंग हटा देंगे। अर्थिंग हटाने के बाद पॉजिटिव चार्ज तो रह नहीं जाएगा और इधर पूरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। फाइनल स्टेप में हम ग्लास रोड को भी रिमूव कर देंगे। अब अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया है तो इलेक्ट्रॉन्स तो अर्थ में से आएंगे ही, और वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन सारा अर्थ में चला जाएगा। फाइनल स्टेप में हम ग्लास रोड को भी रिमूव कर देंगे। जब हम इसे रिमूव करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो स्टैंड था ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। ये हो गया चार स्टेप में। पहले स्टेप में इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों था, हमने एक पॉजिटिव रोड को इसके पास लेके आए, एक एंड पे नेगेटिव दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। सेकंड स्टेप में अर्थिंग कर दी, जिससे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया। थर्ड स्टेप में हमने अर्थिंग हटा दी, ताकि क्योंकि पूरे पॉजिटिव चार्ज तो अंदर चले गए हैं, जब पूरा पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया तो हमने अर्थिंग हटा दी। फिर फोर्थ स्टेप में हमने ये ग्लास रोड भी हटा दी, जिसके कारण ये पूरे जो नेगेटिव चार्ज हैं इस पूरे सर्कल के अंदर या कोई भी और कंडक्टर है या ग्लास रोड है उसके अंदर आराम से यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। ये सारे मेथड हो गए चार्जिंग के। अब हम देखते हैं कि चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे चार्ज क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिव इन नेचर के बारे में। एडिटिव इन नेचर में हमें पता है कि ये कैसे होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द अलजेब्रिक सम of all the electric charges distributed on different parts of the object। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके एक पार्ट पे Q1 चार्ज, दूसरे पार्ट पे Q2 चार्ज, तीसरे पार्ट पे Q3 Q4, ऐसे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अगर हम एक एक चार्ज को ऐड करके हमारे पास एक टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए तो हम उसे कह सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, एडिटिव इन नेचर है। कि अगर हम इन्हें ऐड करके भी आंसर निकालेंगे तो जो टोटल चार्ज होगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसी तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इन नेचर, और ये जो चार्ज हैं वो भी एडिटिव इन नेचर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ गई चार्ज की, कि ये क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, all observable charges are always some integral multiple of elementary charges is known as quantization of charge। इसका मतलब कि क्यों क्या है, हमेशा क्या होगा, ई के इक्वल ही नहीं इक्वल होगा, वो सम इंटीग्रल मल्टीपल के साथ आएगा विद एलिमेंट्री चार्जेस। और ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आते हैं, इसीलिए इसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव लगाया है, क्योंकि n क्या है, इंटीजर है। और जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा एलिमेंट्री चार्ज का। अब हमें पता है एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें इसी के बीच में मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बताना चाहूँगी कि अगर अब हमें ये जानना है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं। चार्ज की वैल्यू हमें पता है 1 कूलम, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। फॉर्मूला भी पता है Q = NE। हमें इनमें से Q पता है, E पता है, बट N क्या है, फाइंड करना है। तो N = Q/E आ जाएगा।
क्यू की वैल्यू फिल कर दी, ई की वैल्यू फिल कर दी। दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल के एक कूलम चार्ज बनाते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है 1 और 2 मार्क्स में, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आपको मैं पहले भी थोड़ा बता ही चुकी हूँ। क्या होता है कि बिफोर चार्ज अ बॉडी एंड आफ्टर चार्ज अ बॉडी, जो नेट चार्ज है बॉडी के ऊपर वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। कि अगर पहले भी ज़ीरो है तो बाद में भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर पहले ड्यू टू रिमूवल ऑफ चार्ज इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया है तो दूसरी बॉडी पे -2 ही चार्ज होना चाहिए, तभी ये आपस में क्या हो पाएगा, न्यूट्रल हो पाएगा। एक छोटा सा नोट है जिसमें हम ये देख सकते हैं Q1 Q2 ये क्या है, दोनों चार्ज है। अगर ये सेम चार्ज होंगे तो ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्योंकि हमें पता है कोई भी बॉडी के ऊपर अगर सेम चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पर अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब Q1 और Q2 के ऊपर डिफरेंट चार्ज हैं, डिफरेंट या ऑपोजिट चार्ज है, इसी कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं इसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस बताऊंगी। होप आप लोग को वीडियो समझ आ गई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।